नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उत्तम और आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जेई क्लासेस मेरठ पर। तो साथियों, आप हमारे साथ पढ़ रहे थे ज्योग्राफी और हमने कल चर्चा की थी किसके बारे में, भूकंप के बारे में, जैसे हम अंग्रेजी में अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं, है ना। तो कल हमने चर्चा की थी किसके बारे में, अर्थक्वेक, जो कि आने वाले पेपरों में सबसे ज्यादा अहम रोल पता करता है। यहां से तुम्हें एक दो सवाल देखने को मिल सकता है ना। एक दो सवाल कैसे देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने कल बताया था कि भूकंप भूकंप का जो मापन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो भूकंप का मापन साथियों किसके द्वारा होता है, रिएक्टर स्केल के द्वारा होता है ना। और इस पर 1 से लेकर 10 तक क्या होते हैं साथियों, आंकड़े होते हैं, है ना। तो 1 से लेकर, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे इसका, क्या होता है साथियों, 1 से लेकर 10 तक इस पर होते हैं आंकड़े, है ना। जो लगभग 5 से 7 की तीव्रता का भूकंप होता है वो कैसा होता है, कम खतरनाक, है ना। और साथ ही जो 7 से 9 चला गया वो हो जाता है खतरनाक, है ना। और जो 9 प्लस में चलाता है साथियों वो होता है अत्यधिक खतरनाक। जैसे कि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर भूकंप की तीव्रता क्या होगी, 5 से 7 होगी, तो क्या होगा, थोड़ी सी धरती हिलेगी और खिड़की दरवाजे क्या होंगे, कंपन करेंगे कुछ क्षण के लिए। लेकिन 7 से 9 की तीव्रता का अगर तूफान आता है, सॉरी भूकंप आता है, तो इस तीव्रता में क्या होगा साथियों, कि 7 से 9 की तीव्रता में छोटी मोटी बिल्डिंग है, जर्जर बिल्डिंग है, वो गिर जाएंगी। लेकिन ये तीव्रता 8 9 के आसपास, 9 के आसपास जाती है, तो साथ ही इसमें क्या होता है कि अत्यधिक घातक चीजें होती हैं और अधिकांश बिल्डिंगें गिर जाती हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंगें गिर जाएंगी, है ना। बहुमंजिला इमारत यहां पर ध्वस्त हो जाती है ना। यहां पर छोटी मोटी बिल्डिंगें कोई गिरती है, लेकिन यहां पर पूरी तरह से क्या होता है, विध्वंस यानी विनाश हो जाता है ना। इसमें कुछ नहीं बचता, इसमें बिल्डिंग गिरती है और इसमें खिड़कियां तथा दरवाजे हालते हैं ना। भूकंप का मापन किसमें किया जाता है, रिएक्टर स्केल के द्वारा, है ना। 1945 में बनाया था चार्ल्स रिएक्टर ने इस पैमाने को। और भूकंप के मापन की एक विधि है जिसके ग्राफ के बोलते हैं सिस्मोग्राफ, है ना। भूकंप के अध्ययन को साथियों हम, सॉरी भूकंप के अध्ययन के साथियों को हम क्या क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सेस्मोलॉजी। तो भूकंप का अध्ययन क्या कहलाएगा साथियों, सेस्मोलॉजी, है ना। इसमें भूकंप की, है ना, और सेस्मोग्राफ में हम भूकंप संबंधी आंकड़े के बारे में जिक्र करते हैं ना। आगे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि भूकंप के कारण, है ना, कारण। तो पहला कारण था साथियों, कौन सा था, प्लेट विवर्तनिकी, है ना। दूसरा कारण जैसे मान के चलेंगे, गैसों का रिसाव। तो पृथ्वी के अंदर जो गैसें पाई जाती हैं उनका रिसाव मान के चलो, है ना। भूपटल भ्रंश, है ना। भूपटल में संकुचन, है ना। भूपटल में अव्यवस्था। और एक सबसे इंपोर्टेंट कारण क्या है साथियों, ज्वालामुखी क्रिया। और साथियों अंतिम जो कारण था, वो अंतिम कारण हमारा क्या था, मानव जनित क्रिया। तो भूकंप के बारे में जाना था हमने। इसके बाद हमने एक और चीज जानी थी कल भूकंप के बारे में, कि भूकंप का वितरण, क्या साथियों, भूकंप का वितरण, है ना। तो प्रशांत महासागरीय भूकंप, है ना। तो पहले ही है प्रशांत महासागरीय पेटी, है ना। तो ये विश्व के लगभग 68% भूकंप आते हैं यहां पर, है ना। दूसरी है क्या है साथियों, मध्य प्रायद्वीपीय पेटी, है ना। तो साथियों मध्य प्रायद्वीप पेटी में कितने आते हैं, 21%, है ना। और तीसरा आता है साथियों अटलांटिक। साथियों एक बार कितने आते हैं, 11% भूकंप आते हैं, टोटल मिलाकर हो जाता है तुम्हारा
कितना साथियों, टोटल में मिलाकर हो जाता है तुम्हारा 100%, है ना। तो हमने जाना यहां पर भूकंप के बारे में, है ना, जिसे पृथ्वी का हलना, है ना, और जब पृथ्वी हलेगी तो बिल्डिंगें क्या होंगी, गिर जाएंगी। इतनी बारे में कल हमने चर्चा की थी भूकंप के बारे में, है ना। तो एक बार फिर से रैपिड फायर रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि भूकंप असल में होता क्या है ना। पृथ्वी में कंपन ही होता है असल में भूकंप, है ना। तो आगे देखेंगे अर्थक्वेक, जिसे हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं, भूकंप के नाम से जानते हैं। भूकंप का मापन किया जाता है रिएक्टर स्केल से, 1 से 10 तक इसमें आंकड़े होते हैं। 1945 में इसको बनाया था चार्ल्स रिएक्टर ने। और भूकंप के जो ग्राफ नापा जाता है उसे सेस्मोग्राफ के द्वारा कहते हैं, ग्राफ भी बनाया जाता है। 5 से 7 की तीव्रता वाला भूकंप होगा तो कम खतरनाक होगा, है ना। माना खिड़कियां, दरवाजे, पेड़, वृक्ष और बिल्डिंगें हल्की फुल्की क्या होंगी, हलेंगी। लेकिन 5 से 7 वाले भूकंप में जो जर्जर बिल्डिंगें हैं और कुछ बिल्डिंगें क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं, है ना। 9+ वाला भूकंप होता है अत्यधिक खतरनाक, और यहां पर साथियों पूरी तरह से क्या होता है, विनाश होता है ना। भूकंप का वितरण कि प्रशांत महासागर पेटी में कितने आते हैं, विश्व के 68% भूकंप आते हैं। और इसे इसलिए क्या बोलते हैं साथियों, अग्नि वलय के नाम से जानते हैं। किस नाम से, अग्नि वलय के नाम से जानते हैं। तो साथियों इसको किस नाम से जानते हैं, अग्नि वलय। दूसरी होती है कि मध्य प्रायद्वीपीय पेटी, हमेशा किस नाम से, इसका भाग कितना होता है 21%, और अटलांटिक का होता है 11%, है ना। सेस्मोलॉजी जिस विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अध्ययन करते हैं किसका, भूकंप का, है ना। भूकंप के कारणों के बारे में जाना कि प्लेट परिवर्तन की है, गैसों का रिसाव है, जो पृथ्वी के अंदर गैसें पाई जाती हैं, भूपटल का भ्रंश है ना। तो कहीं पर क्या होगा, पृथ्वी एकदम जमीन क्या हो जाती है, धंस जाती है, तो आसपास का हिस्सा हल जाता है ना। भूपटल में कभी कभी गैसों में अंदर क्या होता है, संकुचन होता है, और संकुचन किसके होता है, प्रेशर के कारण, लेकिन आयतन फैलने की कोशिश करता है ना। भूपटल में अव्यवस्था, है ना, तुम कुछ करोगे, खोदोगे, मानव जनित क्रिया करोगे तो ज्वालामुखी क्रिया, है ना, जब ज्वालामुखी फटते हैं तब भी भूकंप आता है, और मानव जनित क्रिया, है ना। जैसे कि पोखरण में हमने क्या किया था, परमाणु परीक्षण 1998 के समय, तब भी पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस हुए थे। तो मानव जनित क्रिया भी क्या आता है, भूकंप के बारे में आता है। तो चलेंगे साथियों, अब जानेंगे सबसे ज्यादा तीव्रता का भूकंप कहां पे आया, चिली में आया, 9.5 की तीव्रता थी। उसके बाद सबसे ज्यादा लोगों की जाने कहां पे गई, चीन में गई। और कितनी तीव्रता का भूकंप था साथियों, तो 8 तीव्रता का भूकंप था। तो समझ रहे हो कि 8 तीव्रता का भूकंप ने चीन में लगभग 8,20,000 लोगों की जान ली थी, है ना। फिर आया था तोहाकू जापान में, विश्व का सबसे ज्यादा जनधन की हानि वाला भूकंप, और 235 बिलियन डॉलर, आप हिसाब लगा सकते हैं कि 235 बिलियन डॉलर की क्या हुई थी, इसमें हानि हुई थी, है ना। तो इतना तगड़ा भूकंप आया था, है ना। तो विश्व के सबसे बड़े भूकंपों के बारे में बात करेंगे हम कि कहां कहां पर आए थे। देखिए साथियों 1960, है ना, कहां पर आया था, चीन में भूकंप आया था, सॉरी कहां पर, चिली में भूकंप आया था, है ना। इसकी जो साथियों तीव्रता थी वो कितनी थी, 9.5, है ना। तो इसकी तीव्रता, तो विश्व में अब तक सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप जो आया है वो कहां पर आया है साथियों, चिली में आया है ना। इसके बाद साथियों हमने देखा 1956, है ना, कहां पर साथियों, चीन, है ना। इसकी जो तीव्रता थी वो 8.0 थी, है ना। लेकिन कारण क्या हुआ साथियों, कारण ये हुआ इसमें कि लगभग 8,20,000 लोगों की मृत्यु हुई। इस भूकंप में क्या हुआ था साथियों, लगभग 8,20,000 लोगों की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो सबसे ज्यादा तीव्रता का भूकंप जो आया था वो चिली में आया था। लेकिन मौतों के आंकड़े की बात करें तो सबसे ज्यादा मौतें कहां पर हुई हैं, चीन में 1956 में हुई थी, और 8 तीव्रता का यह भूकंप हुआ करता था। आगे बात करेंगे साथियों तोहाकू जापान के बारे में, है ना। और तोहाकू जापान में सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप तो नहीं आया, उसकी तीव्रता थी 9, लेकिन सबसे ज्यादा जो संपत्ति की हानि हुई है पहले नंबर पर आता है, क्योंकि 235 बिलियन डॉलर की हानि हुई थी, है ना। तो आगे देखेंगे साथियों 2011, है ना, जगह थी तोहाकू जापान, है ना।
इसकी जो तीव्रता हुआ करती थी साथियों, वो तीव्रता कितनी हुआ करती थी? 9, है ना। लेकिन साथियों इसने आंकड़ा किया कि 235 बिलियन डॉलर की संपत्ति की हानि हुई। तो साथियों समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूं कि सबसे अधिक जो तीव्रता का भूकंप है, जैसा कि आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं, तो सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप आया था चीन में, है ना। समय था 1960 का, 9 पॉइंट की तीव्रता, सॉरी चिली में, है ना। सॉरी माफी चाहेंगे कि सबसे अधिक जो तीव्रता का जो भूकंप आया था वो आया था चिली में, और उसकी तीव्रता कितनी हुआ करती थी? वो उसकी तीव्रता हुआ करती थी 9.5, है ना। फिर सबसे ज्यादा साथियों मृत्यु के आधार पर सबसे बड़ा मृत्यु के आधार पर जो भूकंप आया था वो आया था चीन में, है ना। तीव्रता बेशक 8 थी, लेकिन 8,20,000 लोगों की इसमें जान गई थी। तो आंकड़ा बताता है कि 8,20,000 या फिर 8,30,000, है ना। आगे बात करेंगे सबसे ज्यादा संपत्ति के हानि के मामले में भूकंप कहां पर आया था। तो 2011 के समय की बात है, तोहाकू जापान में भूकंप आता है, तीव्रता रहती है 9.0, लेकिन सबसे ज्यादा क्या हुआ था? संपत्ति की हानि हुई, और संपत्ति की हानि कितनी थी साथियों? 235 बिलियन डॉलर की यहां पर हानि हुई थी, है ना। कल हमने एक बात के बारे में जिक्र किया था, और उस बात के बारे में हमने जिक्र किया था कि आदर्श गैस, है ना, और हम एक आदर्श गैस को भूल रहे थे, है ना, और वो आदर्श गैस थी नियोन, है ना। तो आदर्श गैस कौन सी थी? नियोन। एक बार उसे क्रॉस चेक कर लेंगे, है ना, क्योंकि हमारे पेपर में आती है और हम उसे एक को भूल जाए तो समस्या वाली बात ना, है ना। भूलने इंसान से स्वाभाविक है ना, लेकिन अगर वो चीजें ना बताए तभी रह जाए तो फिर अलग चीज है ना। तो वो कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, मन में ना रहना चाहिए, है ना। चाहे हमें उसका डाउट का जवाब साथ के साथ मिल रहा है या फिर थोड़ी देर बाद मिल रहा है ना, समस्या थोड़ी है कोई, है ना। तो यहां पर साथियों बात करेंगे हम आदर्श गैस, है ना। तो आदर्श गैस, है ना, ये मुख्यतः किसी भी गैस से क्रिया नहीं करते हैं, न्यूट्रल लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, रेयर केस में क्रिया करती है। तो पहली थी हीलियम, है ना, हिंदी में भी लिख रहे हैं, है ना। पहली थी हीलियम, दूसरी थी एआर मतलब आर्गन, तीसरी थी केआर यानी क्रिप्टॉन, चौथी कौन सी थी? एनई यानी नियोन, पांचवी कौन सी थी? एक्सई यानी जियोन, है ना। छठी कौन सी थी? आरएन यानी इसे बोलते थे हम रेडॉन, है ना। आदर्श गैस आपके सामने लिख रही हैं। आदर्श गैस कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली है हीलियम, He से डिनोट करते हैं, दूसरी है आर्गन, तीसरी है क्रिप्टॉन, चौथी है नियोन, और अंत में है क्या साथियों? जियोन, और सबसे लास्ट में है आरएन मतलब रेडॉन, है ना। तो हमने जाना कि आदर्श गैस कौन कौन सी होती है। एक बार आप देखेंगे तो 1960 में चिली 9.5 की तीव्रता का भूकंप आया था, सबसे अधिक तीव्रता वाला भूकंप आया था चिली में। सबसे ज्यादा मृत्यु का आधार बड़ा भूकंप आया था क्या? चीन में। 8 की तीव्रता से ही हो गया था, 8,20,000 लोगों की मृत्यु, है ना। देखो मान के चलो कि कोई शहर है ना, संघाई हो, दुबई हो, है ना, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ठीक ना हो, है ना, और वहां पर क्या हो? आबादी ज्यादा हो, है ना। आबादी ज्यादा है, बिल्डिंगें ठीक है, लेकिन इतने बड़े अच्छे तरीके से नहीं बनाई गई कि भूकंप को झेल सके, है ना। मान के चलो कि आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना रहे हैं, आपने बुर्ज खलीफा बनाई, है ना। तो आपने टेस्ट किया कि भाई ये इतने तीव्रता का अगर भूकंप आएगा तो इसे झेल सकता है ना। तो लगभग उम्मीद ये रहती है कि 9 तीव्रता का भूकंप आए, 8 का आए, 7 का आए, 10 का आए, है ना, 9.5 का आए, तो ये आपकी जो बिल्डिंग है उस तीव्रता के भूकंप को क्या क्या कर लेगी? पूरी तरह से सहन कर लेगी, कि जब तक कि पृथ्वी ना फटे, है ना। लेकिन आपने टेस्ट नहीं किया और बिल्डिंग बना दी, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बिल्डिंग गिरेगी, है ना। और ऊंची ऊंची इमारतें तब गिरती हैं और आबादी ज्यादा होती है, तो वहां पर बहुत सारे लोगों की क्या होती है साथियों? मृत्यु हो जाती है। इसलिए 1960 में चिली में जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता हुआ करती थी सबसे ज्यादा, और कितनी हुआ करती थी? 9.5, है ना। चीन में सबसे अधिक तीव्रता का तो नहीं, 8.0 तीव्रता का भूकंप था, लेकिन 8,20,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। 2011 में तोहाकू जापान में 9 पॉइंट तीव्रता का भूकंप आता है, लेकिन 235 बिलियन डॉलर की संपत्ति की हानि हुई थी। आगे बात करेंगे हम किसके बारे में? आदर्श गैस।
है ना। तो सभी के सामने लिख रही है कि आदर्श गैस ऐसी गैस होती है जो किसी भी गैस से क्रिया नहीं करती है। पहली होती है हीलियम, दूसरी होती है आर्गन, क्रिप्टॉन, फिर नियॉन, फिर जीनॉन और फिर रेडॉन, है ना। आगे थोड़ा सा जानेंगे हम किसके बारे में। देखो हमने तरंगें पढ़ी थी, है ना। अब सुनामी के बारे में हम पढ़ेंगे। सुनामी हमें तब समझ में आएगी, एक बार हम तरंगों के बारे में देखें। तरंगें कितनी होती हैं? पी तरंग और साथियों एस तरंग और फिर एल तरंग, है ना। मतलब जो सेस्मिक वेव्स होती है ना, देखो इनकी स्पीड होती है कितनी? 8 किलोमीटर पर सेकंड, है ना। इसकी होती है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना। और इसकी होती है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना। देखो साथियों ये जो पी तरंगें होती हैं ये इनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है बेशक, लेकिन ये साथियों किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, क्योंकि हल्का फुल्का झटका महसूस कराती हैं, बाकी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। रीजन ये होता है कि ये ठोस और द्रव दोनों में से पार निकल जाती है, और जो चीज पार निकल गई वो नुकसान थोड़ी पहुंचाएगी, है ना। अब एस तरंग क्या होती है? ये ठोस में से तो पार निकल जाती है लेकिन द्रव में से पार नहीं जाती है। समुद्र में अगर भूकंप आएगा तो सुनामी उठने का कारण एस तरंगें भी हो सकती हैं, लेकिन जबकि जो आपके सामने लिख रही हैं ये वाली एल तरंग, है ना। तो ये जो एल तरंगें हैं ये ना तो ठोस से निकल पाती और ना ही ये किससे निकल पाती आती हो, ना ही ये द्रव से निकल पाती। यही कारण होता है कि यहाँ पर समस्या ज्यादा हो जाती है ना। तो आगे बात करेंगे, थोड़ा सा जान लेंगे सिर्फ सुनामी के बारे में, है ना। तो चलिए देख लेंगे एक बार। चलो साथी अब हम बात करेंगे थोड़ा सा सुनामी के बारे में। की तरह तो देखो साथियों सुनामी, है ना। देखो सुनामी जो होती है, सुनामी के बारे में एक शब्द में जाने कि जब लहरें समुद्र से तल तक, तल सही हो जाएगा तट तक, है ना, अधिक ऊंचाई व तेजी से आती है ना, उसे हम कहते हैं सुनामी, है ना। सुनामी का कारण क्या है? सुनामी का जो प्रमुख कारण है वो है समुद्र में आने वाला भूकंप। साथियों क्या है? समुद्र में आने वाला भूकंप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि समुद्र में आने वाला भूकंप है सुनामी का कारण, है ना। तो सुनामी का कारण क्या है साथियों? के समुद्र में आने वाला भूकंप, है ना। अब एक सवाल आ रहा होगा भाई सुनामी की स्पीड क्या होती है ना। तो 100 से लेकर 150 किलोमीटर प्रति आवर, है ना। भूकंप जैसी स्पीड नहीं होती। भूकंप जैसी अगर इसकी स्पीड हो जाए तो ये बहुत कांड कर देगी और बहुत जन धन की इसमें क्या हो जाएगी, बहुत बड़े स्तर पर हानि हो जाएगी, है ना। तो साथियों जो सुनामी है तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सुनामी जब लहर समुद्र से तट तक अधिक ऊंचाई में तेजी से आती है उसे हम सुनामी कहते हैं। कारण क्या है कि समुद्र में आने वाला भूकंप स्पीड क्या होती है? 100 से 150 किलोमीटर पर स्पीड, है ना। तो सुनामी के बारे में आपने जाना। और एक और लाइन जान लेंगे कि साथियों देखो
26 दिसंबर 2004 को, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आने वाली सुनामी, आने वाली सुनामी कैसी थी? अत्यधिक विनाशकारी थी। साथ ही ये भी विनाशकारी होती है ना कि जब पानी का स्तर एकदम ऊपर उठता हुआ आएगा तो वो बिल्डिंग आदमियों के आदमियों को क्या ले जाएगा, बहाकर ले जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पर जाना सुनामी के बारे में। सुनामी होता क्या है कि जब समुद्र की लहरें अधिक ऊंचाई के साथ तट के करीब आती हैं और तेजी से आती हैं, उसे हम बोलते हैं सुनामी। कारण क्या होता है कि समुद्र में आने वाला तूफान स्पीड होती है कितनी, 100 से 150 किलोमीटर प्रति आवर। और 26 सितंबर 2004 को हिंद महासागर में आने वाली सुनामी अत्यधिक सुनामी थी, है ना। जैसे कि यहाँ पर हमने पहले भी जिक्र कर चुके हैं और एक बार जिक्र फिर से करेंगे, क्योंकि हमारा मतलब है समझाना, है ना। मतलब क्या है, देखो, पी तरंग प्राइमरी वेव्स, है ना, एस तरंग सेकेंडरी वेव्स, एल तरंग क्या होती है, लैंड वेव्स, है ना। तो ये तो साथियों ठोस, है ना। देखो एक चार्ट बनाएंगे, है ना। है ना, देखो पी तरंग, एस तरंग, है ना, एल तरंग। देखो साथियों ठोस और द्रव, है ना। देखो पी तरंग जो होती है ठोस में से भी पार निकल जाती है, द्रव में से भी पार निकल जाती है ना। लेकिन एस तरंग जो होती है तो ठोस में से पार निकल जाती है, जबकि द्रव में से पार नहीं निकलती है ना। एल तरंग ना तो इसमें से पार निकलती है, ना ही इसमें से पार निकलती है ना। तो सुनामी आने का जो मुख्य कारण होता है वो तरंगों पर भी डिपेंड करता है। वो तरंगें कौन कौन सी हैं, एस तरंगें होती है और एल तरंगें होती है ना। क्योंकि ये जो एस तरंग है द्रव में से पार नहीं जा रही, एल से पार नहीं जा रही, तो पार नहीं जाएंगी तो पानी के स्तर को उठाएंगे और आगे की तरफ ये घसीटेंगी तट की तरफ, है ना। तो आपकी समझ में आया कि सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप, और आपकी समझ में आया सुनामी, है ना। एक बार फिर से देख ले रहे हैं, फिर आगे शुरू करेंगे ज्वार भाटा के बारे में, है ना। पानी का बढ़ना ज्वार और पानी में घाटा तो भाटा, है ना। तो सुनामी समुद्र की लहरें जब अधिक ऊंचाई के साथ तेजी से समुद्र के तट की तरफ आती है तो उसे सुनामी कहते हैं। सुनामी आने का कारण होता है समुद्र में आने वाला भूकंप। स्पीड होती है 100 से 150 किलोमीटर प्रति आवर। और 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आने वाली सुनामी अत्यधिक विनाशकारी थी, है ना। तो देख रहे हो विनोद, विनोद देख रहे हो कि हिंद महासागर में सुनामी आई थी विनाशकारी। तो जो विनोद ने बताया कि भाई एस तरंग और एल तरंग की जो बी, है ना, तो ये साथियों ये जो होती है तुम्हारी एस तरंग और एल तरंगों के कारण क्या आती है, सुनामी आती है, क्योंकि द्रव में से पार नहीं हो पाती है। लेकिन जो तटीय भूकंप, जो स्थल पर जो भूकंप आता है उनमें मेन रीजन ये था है एल तरंग का, है ना। और सबसे ज्यादा विनाशकारी जो तरंग होती है वो एल तरंग ही होती है ना। तो आगे चलेंगे हम ज्वार भाटा के। मजा आ रहा है साथी, हाँ। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ज्वार भाटा के बारे में। ज्वार भाटा, है ना, भुट्टे वाला ज्वार, है ना। तो ज्वार क्या ज्वार, है ना। तो दो शब्दों में मिलकर बना है ज्वार भाटा, है ना। तो ज्वार का मतलब क्या है, ज्वार, है ना। तो ज्वार का मतलब होता है ज्वर, और ज्वर का मतलब, ज्वर किसका पर्यायवाची है, बुखार का, है ना। तो तेजी से चढ़ता है ना, पानी के स्तर के बढ़ने को क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। तो साथियों क्या कहते हैं कि पानी के स्तर के बढ़ने को क्या कहेंगे, हम ज्वार कहेंगे, है ना। फिर आ गया भाटा, है ना। तो पानी में घाटा, तो पानी के
स्तर को, पानी के स्तर को, पानी के स्तर को घटने को, थोड़ी सी हिंदी वाली समस्या हो रही है ना, भाटा कहते हैं। पानी के स्तर के घटने को, है ना, थोड़ा सा के काट लेते हैं, है ना। तो पानी के स्तर के घटने को भाटा कहते हैं और पानी के स्तर के बढ़ने को ज्वार कहते हैं, है ना। तो यहां पर हमने समझा कि पानी के स्तर के बढ़ने को ज्वार और भाटा क्या कहते हैं, पानी के स्तर के घटने को भाटा कहते हैं, है ना। पृथ्वी पर क्या कहते हैं भाई साथियों, है ना, पृथ्वी पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटाएं आती हैं, है ना। 12 घंटे 24 मिनट बाद क्या आता है, ज्वार, और 6 घंटे कितने 12 मिनट बाद आता है भाटा, है ना। कारण क्या है, पृथ्वी पर ज्वार किस कारण से आते हैं, है ना। चंद्रमा व, देखो पृथ्वी पर जो ज्वार आते हैं वो चंद्रमा तथा सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण आते हैं, है ना। तो किस कारण आते हैं, चंद्रमा व सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण आते हैं ज्वार, है ना। तो इसी कारण है कि चंद्रमा व सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण, है ना, पृथ्वी पर ज्वार आते हैं। और ये जब आकर्षण शक्तियां कम हो जाती हैं तो भाटा आ जाता है, सीधी बात है ना। तो देखो, तो सूर्य व चंद्रमा के जो फोर्सों का जो अनुपात होता है वो साथियों कितना होता है, समानुपात लगा के लिख देंगे 11/5, है ना। क्योंकि देखो अगर सूर्य 11 न्यूटन की फोर्स लगाएगा तो चंद्रमा के 5 न्यूटन की फोर्स में ही क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। क्योंकि सूर्य पृथ्वी से दूर है, कितना दूर है, 1.49 गुणा 10 की पावर 11, 1.49 गुणा 10 की पावर 11, बताओ मीटर, है ना। 1.49 गुणा 10 की पावर 11 मीटर, है ना। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा कितना दूर है पृथ्वी से, तो 3,84,000 किलोमीटर, है ना। लेकिन ये जब दूर है कितना, 1.49 गुणा 10 की पावर 11 मीटर, है ना, जिसे हम जानते हैं खगोलीय इकाई के बारे में। तो हमने जाना कि ज्वार भाटा, है ना, पानी के स्तर के बढ़ने को ज्वार कहते हैं और भाटा पानी के स्तर के घटने को भाटा कहते हैं। कारण क्या है कि चंद्रमा में सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण के पृथ्वी पर क्या आते हैं, ज्वार आते हैं, है ना। तो साथियों यहां पर एक बात हम करेंगे कि इसके बारे में देखेंगे, 12 घंटे और, सॉरी, मैंने बताया था कि प्रत्येक 12 घंटे 26 मिनट के बाद क्या आते हैं, ज्वार आते हैं, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि प्रत्येक 12 घंटे 26 मिनट के बाद क्या आते हैं, ज्वार, है ना। और आधा कर देंगे, प्रत्येक 6 घंटे 13 मिनट के बाद क्या आते हैं, भाटा आते हैं, है ना। तो यहां पर देखो कि देखो अगर मैंने टाइम हो रहा है कि मान के चलो 12 बज रहे हैं, है ना, 12 बजे आता है ज्वार, है ना। तो 12 बजे अगर देखो साथियों, अगर ज्वार आएगा 12 बजे, है ना, तो 12 में कितने जोड़ दो, 12 ही जोड़ दो, 24 हो गए, और रात के बज गया 00, है ना, 00, है ना। तो रात के लगभग जो हम कहते हैं कि 12:30, है ना, 12:30 PM पर क्या आएगा, फिर से ज्वार आएगा, है ना। अगर दिन के 12 बजे ज्वार आता है तो 12:26 पर रात को क्या आएगा, ज्वार, है ना। अगर देखो दिन के क्या है 6 बजे क्या आता है, भाटा, ना, दिन के 6 बजे क्या आता है, भाटा, है ना। तो ज्वार के 6 घंटे बाद क्या आएगा, यही आएगा, है ना। ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद आते हैं भाटा, है ना।
प्रत्येक 6 घंटे 13 मिनट के बाद आते हैं, जैसे 12 बजे आया क्या, थोड़ा सा अलग से समझने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक नहीं, यहाँ पर प्रत्येक थोड़ा कहना ठीक ना होगा, यहाँ पर लिखेंगे ज्वार के, है ना। देखो मान के चलो कि सुबह के बज रहे हैं 6, है ना। इस समय आता है ज्वार, इस समय आता है साथियों ज्वार, है ना। 6 बजे आ गया ज्वार, ज्वार, है ना। तो 6 बजे आने के बाद 6 और 6 कितने हो गए, 12। तो 12 बजकर कितने मिनट पर साथियों, 12 मिनट पर, 12 बजकर 13 मिनट पर क्या आएगा फिर से, है ना। अब 12 13 तो होगी, लेकिन इसके 6 घंटे बाद आएगा, प्रत्येक 6 घंटे बाद आएगा। तो 6 में 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18 और मिनट में जोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी, 26 मिनट। 18 26 पे आएगा फिर से जोड़, है ना। अब पानी का स्तर फिर से कम करना है, क्योंकि 12 12 13 पे, अब 18 पे आ गया, है ना। अब साथियों 18 और 6 कितने हो गए, 12 13 मिनट, तो 12 26 मिनट में क्या आ गया से ज्वार, है ना। अब साथियों यहां से सिर्फ फिर कितने, 6 घंटे बाद, है ना। तो कितने साथियों, तो 12 6 18 6 24, है ना। 24 बज गए, तो मतलब दिन का समय है 12 AM करा है, तो 12 और 26 और 13, 6 और 3 9 और 2 और 1 3, है ना। तो 12:39 AM का ही समय हो गया। और फिर क्या आएंगे साथियों, आएगा भाटा, ना 12:39 पर क्या आएगा, भाटा आ जाएगा इसके 6 घंटे बाद, है ना। अब देखो पूरा दिन चला गया, अगर फिर से ज्वार आएगा तो कब आएगा फिर से ज्वार, है ना। तो 12 जोड़ दो, है ना। 18 में कितने जोड़ दो, 12, तो 6 घंटे, तो फिर से लगभग 6 बजे के आसपास ही आएगा, अगले दिन क्या आएगा, भाटा, है ना। तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि ज्वार भाटा, है ना। पानी के स्तर के बढ़ने को ज्वार और पानी के स्तर के घटने को भाटा कहते हैं। कारण क्या होता है कि चंद्रमा में सूर्य की आकर्षक शक्तियों के कारण पृथ्वी पर ज्वार आते हैं। सूर्य कितनी फोर्स लगाता है, तो 11, और चंद्रमा कितनी लगाता है, 5, है ना। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 1.49 गुणा 10⁻11 मीटर, और इसकी कितनी है, 3,84,000 किलोमीटर, है ना। आगे देखेंगे प्रत्येक 12 घंटे 26 मिनट के बाद क्या आते हैं, ज्वार आते हैं, और ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद क्या आते हैं साथियों, भाटा आते हैं, है ना। आगे एक चीज देखेंगे कि अब मैं कह रहा हूं, यहां पर मैंने कह दिया कि दिन में 2 बार ज्वार, 2 बार ज्वार, वे 2 बार क्या आते हैं साथियों, भाटा आते हैं। दिन में क्या आते हैं साथियों, 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आते हैं। इसी तरीके से जैसे मान के चलो हमने टाइम मान लिया कि सुबह के 6 बजे क्या आएगा साथियों, ज्वार आएगा, है ना। फिर 12 13 पर क्या आएगा, उसके 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा, है ना। 12 13 हो गई, है ना। अब इसके बाद कितना समय जोड़ना है ना। ज्वर का पूरा टाइम जोड़ना है, 18 बज गए 26 मिनट, है ना। हमने यहां जोड़ लिया, है ना। तो कितना समय जोड़ दिया, 18 26, है ना। तो पूरा जोड़ लिया, तो 18 26 से फिर से ज्वार आ जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर 12 13 था, है ना। अब यहां पर हमने कितना जोड़ा, 12:39 हो गया, फिर से यहां पर क्या आ गया, भाटा आ गया। तो इससे थोड़ा सा आप समझे, अपने अपने हिसाब से भी अब कोई और वो लेके हिसाब लगाएंगे कि प्रत्येक 12 घंटे 26 मिनट बाद क्या आते हैं, ज्वार, और ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद क्या आते हैं साथियों, भाटा आते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार, और ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आते हैं। और नोट करके ऊपर लाइन लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, दिन में 2 बार ज्वार व 2 बार भाटा आते हैं, कहते हैं साथियों, भाटा आते हैं। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिन में 2 बार ज्वार और दिन में 2 बार भाटा आते हैं। और ये एक बार अपनी तरफ से भी हिसाब लगा के देखेंगे कि कैसे कैसे होता है ना। अब हम आगे बात करेंगे दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार।
तो बताइए कैसे हैं आप सभी, है ना? आनंद आ रहे होंगे, है ना? अब हम इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? एक तो होता है दीर्घ ज्वर, है ना? दो कॉलम बना लेंगे, है ना? इधर बना लेंगे दीर्घ ज्वर और एक होता है निम्न ज्वर। देखो यहां पर देखेंगे निम्न ज्वर, है ना? तो निम्न ज्वर के बारे में बताया गया है जब सूर्य तथा चंद्रमा तथा पृथ्वी समकोण की स्थिति बनाते हैं, है ना? जो सूर्य तथा चंद्रमा तथा पृथ्वी क्या बनाते हैं? समकोण की स्थिति बनाते हैं। तो उस समय क्या आता है? उस समय आता है निम्न ज्वार, है ना? लेकिन जब ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं तो तब आता है क्या साथियों? भाटा। जैसे कि देखेंगे जब सूर्य तथा पृथ्वी सूर्य सॉरी पृथ्वी तथा चंद्रमा मिलकर क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं साथियों? समकोण बनाते हैं। जब आते हैं निम्न ज्वार, है ना? जैसे मान के चलो क्या है ये, तो ये बना दिया सूरज की किरण निकल रही है, शॉर्ट वेव लेंथ और लॉन्ग वेव। तो ये क्या हो गया साथियों? सूर्य, है ना? तो साथियों ये क्या हो गया? सूर्य, है ना? और ये क्या हो गया साथियों? क्या हो गया तुम्हारा? चंद्रमा, है ना? इधर भी चंद्रमा बनाए थे ना थोड़ा सा, है ना? और ये क्या है? पृथ्वी, है ना? यहां पर हम चंद्रमा यहां कर देते, पृथ्वी यहां पर कर देते, है ना? और यहां पर हम क्या क्या कर देते साथियों? ना यहां पर कर दे रहे हैं पृथ्वी, है ना? तो ऐसी स्थिति हो सकती है चंद्रमा की, है ना? तो एक सेकंड, हमको तो फिर बनाएगा ही। थोड़ा सा देखो ऐसे ऐसे मिटा रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है ना? जैसा कि हमने पहले बनाया था उसमें कलाओं के बारे में, है ना? तो वो वाला ठीक है। सूर्य, है ना? है ना? यहाँ पे मान लिया हमने पृथ्वी, है ना? और यहाँ पे हो गया तुम्हारा चंद्रमा, और यहाँ पे तुम्हारा हो गया चंद्रमा। अब बेहतरीन बना, है ना? देखो ये मान के चलो, ये हमने कौन सा पक्ष माना था? ये माना था हमने शुक्ल पक्ष, है ना? है ना? और ये साथ ही होता है कृष्ण पक्ष, ये होता है कृष्ण पक्ष, है ना? और जब आमने सामने होती है ना तो ऊपर नीचे होती है, तो यहां पर होती है अमावस्या और यहां पर होती है पूर्णिमा। यहां पर कौन सी होती है? अमावस्या, और यहां पर होती है क्या साथी हो? पूर्णिमा। लेकिन यहां पर अगर ये बीच में आएगा तो आधा आधा, तो यहां पर होगी सप्तमी व या फिर अष्टमी, है ना? जब ये आमने सामने होंगे, है ना? और यहां पर भी क्या होगी साथी हो? सप्तमी व अष्टमी, है ना? तो समझ पा रहे हैं, है ना? सप्तमी में अष्टमी। जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं तो बनना है ना समकोण। दूसरे दूसरे से बनाएंगे नीले वाले मार्कर से, है ना? तो ये बनना है ना समकोण, ऐसे करके ये समकोण बनना है ना, ये भी बनना है समकोण, है ना? देखो ये भी बनना है। मैं इस लाइन को थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं, है ना? और ये नीचे लिख दे रहा हूं पृथ्वी, अगर वहां से मिट गया है तो पृथ्वी, है ना? तो दिखाई दे रहा होगा, है ना? जब सूर्य
पृथ्वी तथा चंद्रमा मिलकर तीनों समकोण की स्थिति बनाते हैं जब आते हैं निम्न ज्वार, है ना। और निम्न ज्वार आते हैं और जब यहां पर देखो ये दिन कौन सा होता है, कृष्ण पक्ष क्या होती है, सप्तमी या फिर अष्टमी। यहां पर क्या होता है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी या फिर अष्टमी का दिन होता है। तो सभी को पता होगा कि साथियों निम्न ज्वार कब आते हैं, जब सूर्य तथा पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, समकोण की स्थिति बनाते हैं, है ना। आगे चलेंगे हम किसके किसके बारे में साथियों, दीर्घ ज्वार के बारे में, है ना। दीर्घ ज्वार, है ना। तो यहां पर थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं कि जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। देखो साथियों, एक तो इसके पढ़ना पड़ेगा, जब ज्वार आएंगे तो एक ही समय पर आएंगे। जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, मतलब समतल कोण में होते हैं, तब क्या होते हैं, दीर्घ ज्वार आते हैं, है ना। जैसे कि मान के चलो मैं यहां पे बना रहा हूं, आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, है ना। वहीं पे बनाया है, सेम डायग्राम बनाएंगे, है ना। देखो ये सेम डायग्राम है ना। ये हो गया तुम्हारा सूर्य, है ना। अब यहां पर मैंने चंद्रमा बना दिया, है ना। और मैं चंद्रमा को कैसे कर रहा हूं, बिल्कुल डार्क करे दे रहा हूं। अब मैंने कर दिया साथियों चंद्रमा डार्क, है ना। अब चंद्रमा जिस दिन काला दिखाई देगा उस दिन को हम क्या बोलेंगे, अमावस्या बोलते हैं ना, है ना। चंद्रमा के जो साउथ वाला हिस्सा है वहां पर तो रोशनी पड़ रही है, लेकिन जो हमारा वाला हिस्सा है उस पर रोशनी नहीं पड़ रही, तो हमारे पास भी रोशनी नहीं आ रही है ना। तो क्या है, ये है अमावस्या, है ना। और यहां पर आ गई पृथ्वी ना। ये है क्या, क्या है साथियों, ये तो मून है अपना, है ना। और ये भी क्या है, यहां पर भी मून है ना। थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, है ना, है ना। तो ये क्या है, पूर्णिमा वाला मून, है ना। किनारे किनारे दिख रहे हैं लेकिन ये चमक रहा है। पृथ्वी है, कैसा भर दें, नीला रंग भर दें इसके अंदर। नीला ग्रह बोलते हैं, पानी की अधिकता है इसके ऊपर, पानी जो पाया जाता है इस पर लगभग 71%। जो स्थल जो पाया जाता है वो साथियों कितना पाया जाता है, स्थल 29%, है ना। ये बन गई तुम्हारी पृथ्वी यानी कि अर्थ। तो ये क्या साथी क्या हो गई, पृथ्वी, है ना। तो समझ में आ रहा है, हमने जाना किसके बारे में, दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार के बारे में। तो निम्न ज्वार क्या होता है कि जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं, तब आता है निम्न ज्वार। सूर्य तथा पृथ्वी और घटना होती है शुक्ल पक्ष या फिर कृष्ण पक्ष की सप्तमी या फिर अष्टमी को, है ना। दीर्घ ज्वार कब आते हैं, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब दीर्घ ज्वार आते हैं। और दिन होता है अमावस्या या फिर पूर्णिमा का, है ना। एक सीधी रेखा बन रही है ना, थोड़ा सा अलग जा रहा है ना, ये थोड़ा सा अलग जा रहा है, लेकिन ये बन रही है एक सीधी रेखा, है ना। मान के चलो कि सीधी रेखा में है तो ये थोड़ा सा अलग जा रहा है आर्ट की वजह से, है ना। तो यहां पर एक और लाइन अंत में लिखनी इंपोर्टेंट है, कि देखो साथियों, देखो यहां पर एक लाइन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सी लिखनी है साथियों हमें, कि निम्न ज्वार सामान्य ज्वार से कितने परसेंट पानी लाते हैं, है ना। और जो कितने परसेंट कम पानी लाते हैं, और जो दीर्घ ज्वार है वो सामान्य ज्वार से कितने परसेंट पानी लाते हैं, है ना। तो यहां पर देखेंगे हम कि जो, है ना, जो साथियों मैं मिटा रहा हूं, एक बार इसको मिटा दे रहा हूं, है ना। तो फिर एक बार देख लेंगे। तो साथियों यहां पर देखेंगे, नोट करके एक जानकारी लिखेंगे, है ना,
कि जब दीर्घ ज्वर सामान्य ज्वर से क्या लाते हैं साथियों, 20% अधिक पानी लाते हैं। कितना? 20% अधिक पानी लाते हैं, है ना। और साथियों यहां पर देखेंगे कि निम्न जो ज्वार है सामान्य ज्वार से 20% तक कम पानी लाते हैं, है ना। तो बात नोट करके लिखेंगे कि दीर्घ ज्वर सामान्य ज्वर से 20% अधिक पानी लाते हैं, लेकिन निम्न ज्वर जो है वो सामान्य ज्वर से 20% कम पानी लाते हैं। और साथियों हमने जाना कि निम्न ज्वर कब आते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं। और आगे हमने एक चीज देखी कि समकोण कैसे बनाते हैं शुक्ल पक्ष या फिर कृष्ण पक्ष की सप्तमी या फिर अष्टमी को ये अवस्था होती है, तो ये आपस में फोर्स ज्यादा नहीं लगा पाते अपेक्षाकृत किसकी, दीर्घ ज्वर की। लेकिन दीर्घ ज्वर कब आते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तब दीर्घ ज्वर आते हैं। सूर्य अमावस्या को दिन होता है वो, और पूर्णिमा को जब हमारे दीर्घ ज्वर आते हैं। और हमने ज्वार भाटा के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा कि सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण पृथ्वी पर ज्वार आते हैं। जो सूर्य तथा चंद्रमा आपस में फोर्स लगाते हैं वो कितना लगाते हैं साथियों, वो लगाते हैं 11:5 का, है ना। तो आज हमने भूकंप, ज्वार भाटा और सुनामी के बारे में पढ़ा, और कल हम कुछ अच्छा सा शुरू करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।